गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 9-8 प्लांट फिजियोलॉजी में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑक्सीन और साइटोकाइनिन आपने क्लियर कर लिया है। अब हम बात करेंगे जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिन। तो ग्रोथ प्रमोटर्स में लास्ट आपको पढ़ना है ग्रोथ प्रमोटर, और इसमें इससे पहले आप डिस्कस कर चुके हैं ऑक्सीन, इंडोल एसिटिक एसिड, साइटोकाइनिन्स, जिसमें काइनेटीन और जियाटीन है। और अब हम डिस्कस करेंगे जिब्रेलिन्स या फिर जिब्रेलिक एसिड। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, जैसे बाकी सारे हार्मोन्स के लिए हमने पढ़ा, सबसे पहले हम डिस्कवरी की बात करते हैं, उसके बाद में केमिकल नेचर उसका डिस्कस करते हैं, उसके बाद में हम उसका बायो एसिड डिस्कस करते हैं, बायोसिंथेटिक पाथवे डिस्कस करते हैं, और उसके बाद में उसकी फिजियोलॉजिकल एक्शन और फंक्शन डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जिब्रेलिक एसिड पे मैं आ रहा हूं। जिब्रेलिक एसिड सबसे पहले तो स्टूडेंट्स डिस्कवरी देख लेते हैं। खोज कहां से हुई? तो देखिए, एक जो जापानी किसान ने चावल के जो नवोद्भिद पादप थे, जापानी कुरोसावा, इन्होंने क्या किया? आपने पढ़ रखा है कि सबकी डिस्कवरी एक्सीडेंटल है, संयोगवश डिस्कवर किए गए हैं। तो जापानी जो किसान कुरोसावा थे, इन्होंने देखा कि जो चावल की फसल है, चावल के नवोद्भिद राइस सीडलिंग की बात स्टूडेंट्स की जा रही है, इनमें स्पेसिफिक सिम्टम्स या विशिष्ट लक्षण देखे गए। तो जो विशिष्ट लक्षण इसमें प्रेक्षित किए गए, विशिष्ट लक्षण, इन लक्षणों की बात करते हैं। देखिए, पादप, तना पतला लंबा, पादप तना स्टूडेंट्स पतला लंबा तथा हल्के रंग का, पेल येलो जिसको हम कह रहे हैं, पेल येलो, हल्के रंग का आप कह सकते हैं प्रेक्षित किया गया। अब ये जो इस प्रकार की राइस सीडलिंग थी, इस राइस सीडलिंग को फुलिश सीडलिंग या मूर्ख नवोद्भिद कह दिया गया। फुलिश सीडलिंग, या इसको क्या कहा गया? मूर्ख नवोद्भिद। इसको फुलिश सीडलिंग या मूर्ख नवोद्भिद कह दिया गया, जिसमें इस प्रकार के विशिष्ट लक्षण थे। तना जो है वो पतला लंबा हो रहा था, हल्के रंग का था, ये कह दिया गया मूर्ख नवोद्भिद। और ये क्यों हुआ था, ये आप कह सकते हैं फंजाई जो जिब्रेला है, इस जिब्रेला के संक्रमण से। ठीक है, जिब्रेला फंजाई जो है उसके स्टूडेंट्स संक्रमण से ऐसा हो गया था। तो जो जिब्रेला फंजाई है, उससे सर्वप्रथम आप कह सकते हैं क्रिस्टलीय रूप में जिब्रेला फंजाई से फर्स्टली सर्वप्रथम क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म ऑफ जिब्रेलिक एसिड, ये स्टूडेंट्स प्राप्त की गई। आपको पता है जिब्रेला फ्यूजिकोराई,
जो कवक है उसको लिए पूरा हम लिखते हैं जिब्रेला फ्यूजीकोरोई। जिब्रेला फ्यूजीकोरोई है, उससे सबसे पहले जिब्रेलिक एसिड जो है वो क्रिस्टलीकृत किया गया, क्रिस्टल फॉर्म में प्राप्त किया गया। ठीक है, तो ये जो क्रिस्टलीकृत प्रारूप है या फॉर्म है, इसको किसके रूप में प्राप्त कर लिया गया? जिब्रेलिक एसिड। तो अब देखो केमिकल नेचर पे आ जाते हैं, रासायनिक प्रवृत्ति। जैसे पहला स्टूडेंट्स आपने डिस्कस किया डिस्कवरी खोज, दूसरा केमिकल नेचर या रासायनिक प्रवृत्ति। तो देखिए ये आप कहेंगे जिब्रेलिक एसिड जो हैं वो टर्पीन्स हैं, एसिडिक नेचर या अम्लीय प्रकृति के हैं। एसिडिक नेचर, इसके लिए स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं अम्लीय प्रकृति के ये हैं। ठीक है, इसके बाद आप कहेंगे 100 से अधिक जिब्रेलिक एसिड फर्स्ट, जिब्रेलिक एसिड सेकंड, जिब्रेलिक एसिड थर्ड, इस तरीके से आप ये कह सकते हैं ये जिब्रेलिक एसिड खोजे जा चुके हैं या इतने डिस्कवर कर लिए गए हैं। यहाँ जिब्रेलिक एसिड 3, ये आप कह देंगे बहुतायत प्रयुक्त होता है, बहुतायत प्रयुक्त होता है, एक्सटेंसिवली ये यूज होता है, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ये प्रयुक्त होता है। और इस जिब्रेलिक एसिड 3 को ये इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये है जिब्रेलिक एसिड 3। तो एक तरीके से जितने सारे जिब्रेलिक एसिड्स हैं उन सब का प्रतिनिधित्व ये करता है, आप ये कह सकते हैं उन सबको रिप्रेजेंट ये करता है। ठीक है, तो ग्रोथ प्रमोटर्स में आप जिब्रेलिक एसिड पढ़ रहे हैं, जिसकी डिस्कवरी आपने कहा जापानी जो कुरोसावा थे, किसान कुरोसावा, उन्होंने चावल के नवोद्भिद पादप देखे। ये जो नवोद्भिद पादप थे इनमें कुछ विशिष्ट लक्षण थे। इनमें जो विशिष्ट लक्षण थे वो क्या थे? पादप तना जो है वो पतला लंबा दिखाई दे रहा था, और साथ में आप कहेंगे पतला लंबा होने के साथ साथ ये पेल येलो, हल्के रंग का प्रदर्शित हो रहा था। ऐसा किसके कारण था? तो जिब्रेला फ्यूजीकोरोई जो है उसके संक्रमण के कारण ऐसा था। तो इसको फुल सीडलिंग कह दिया गया, मूर्ख नवोद्भिद कह दिया गया, और यही जो है वो जिब्रेलिक एसिड की खोज का आधार बना। यहाँ जिब्रेला फंजाई जो है, जिब्रेला फ्यूजीकोरोई मैंने लिखा है फंजाई, ये देखिए इसके संक्रमण के कारण ऐसा हुआ था, और इसी से आप ये कह सकते हैं क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में, क्रिस्टलीकृत प्रारूप में जिब्रेलिक एसिड जो है वो स्टूडेंट्स प्राप्त कर लिया गया। ठीक है, अगली बात बायोसिंथेसिस, जैव संश्लेषण, थर्ड पॉइंट बायोसिंथेसिस। ये स्टूडेंट्स जैव संश्लेषण, जैव संश्लेषण। तो देखिए बायोसिंथेसिस या जैव संश्लेषण में आप कह सकते हैं ये एसिटाइल कोएंजाइम से निर्मित होता है, एसिटाइल कोएंजाइम से निर्मित। और यहां ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है इसको देखो, मैं श्वसन से अगर कंपेयर करूं या कनेक्ट करूं, आपको पादपों में श्वसन जो दे रखा है फिजियोलॉजी में, वहां इंट्रोडक्शन के साथ एक लाइन लिखी हुई है, और वो कह रहा है कि जो श्वसन की प्रक्रिया में कार्बन कार्बन स्केलेटन बनता है। ठीक है, श्वसन की प्रक्रिया में कार्बन कार्बन स्केलेटन बनता है, इसका मतलब कार्बन कार्बन कंकाल वहां जो लिखा है, मतलब एग्जैक्टली कार्बनिक यौगिक जो बनते हैं वो कार्बनिक यौगिक बहुत सारे पदार्थों के संश्लेषण में पूर्ववर्ती की तरह काम करते हैं। तो ये एक तरीके से एसिटाइल कोएंजाइम श्वसनीय प्रक्रिया का, या जो ऑक्सी श्वसन है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, उसका मध्यवर्ती है, और इस एरोबिक रेस्पिरेशन के मध्यवर्ती एसिटाइल कोएंजाइम से ही क्रेब्स चक्र प्रारंभ होता है। तो आप ये कहते हैं ये क्रेब्स चक्र में प्रविष्ट होता है, एंटर करता है, ये अनेक ऑर्गेनिक एसिड्स जो हैं वो आगे निर्मित करवा देता है। इस एसिटाइल कोएंजाइम से जिब्रेलिक एसिड का बनना, इसका मतलब ये एसिटाइल कोएंजाइम जो श्वसन का मध्यवर्ती है, ये विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण में भी पूर्ववर्ती पदार्थों के रूप में
प्रयुक्त हो रहा है। तो देखिए एसिटाइल कोएंजाइम से ही निर्मित है। इसमें आप ये कहेंगे ये एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो मेल्वोनेट में रूपांतरित होते हैं, मेल्वोनेट पाथ, और फिर मेल्वोनेट पायरोफॉस्फेट होता है स्टूडेंट्स, इतना डिटेल में से आपसे पूछेगा नहीं। मेल्वोनेट पायरोफॉस्फेट, पायरोफॉस्फेट, जो मेल्वोनेट पायरोफॉस्फेट है, इससे आप ये कह सकते हैं क्या बनता है, जिब्रेलिक एसिड। इससे स्टूडेंट्स जिब्रेलिक एसिड Ga मैं लिख रहा हूं, ये जिब्रेलिक एसिड संश्लेषित हो जाता है। ठीक है, तो ये हुआ इसका जैव संश्लेषण। अब इसके बाद आगे हम बात करेंगे इसके बायोएसे, जैव आमापन। ठीक है, तो देखिए अगला पॉइंट लिखो आप, बायोएसे या जैव आमापन। इसका बायोएसे और जैव आमापन जो है वो बीजांकुरण की प्रक्रिया से कनेक्ट करता है। देखो अभी आपको मैं कुछ और कनेक्टिविटी वाली बातें बता देता हूं। बायोएसे, जैव आमापन, फोर्थ पॉइंट लिखें आप, बायोएसे, और ये है स्टूडेंट्स जैव आमापन। ठीक है, बायोएसे और जैव आमापन। तो बायोएसे और जैव आमापन की जो प्रक्रिया है, ये आपको पता है रासायनिक परीक्षण होते हैं, केमिकल टेस्टिंग होती है। इनमें देखा जाता है कि जो जिब्रेलिक एसिड है उस जिब्रेलिक एसिड का प्रभाव क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बार्ले एंडोस्पर्म। ठीक है, बार्ले जो है वो जो कहा जाता है, और एंडोस्पर्म आप जानते हैं भ्रूणपोष, मोनोकोट की बात मैं यहां कर रहा हूं। देखो ये बच्चों आपने देखा होगा इस तरीके से सीड होता है, मोनोकोट सीड। ठीक है, इस मोनोकोट सीड में एक पोर्शन आपको पूरा मिलेगा एम्ब्रियो वाला, भ्रूण, और ये पोर्शन आप ये कह सकते हैं ये है एग्जैक्टली यहां एम्ब्रियो। ठीक है, ये स्टूडेंट्स भ्रूणीय अक्ष, इसको मैं कह सकता हूं ये है भ्रूणीय अक्ष। ये एग्जैक्टली भ्रूण का कोटाइलिडॉन, बीजपत्र, सॉरी स्कूटेलम जिसको आप कहते हैं। बीजपत्र और स्कूटेलम इसको स्टूडेंट्स कहा जाता है। ये एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, आपको पता होना चाहिए। एम्ब्रियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी दोनों में आपको दे रखा है। ठीक, ये हासित बीजपत्र एक होता है, रिड्यूस्ड कोटाइलिडॉन, इसको हम बोलते हैं एपीब्लास्ट। ये भ्रूणीय अक्ष का आप कहिए कोलियोराइजा, और ये स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं कोलियोप्टाइल। क्लियर? इसके ऊपर ये आप देखेंगे एंडोस्पर्म। अब आपको ये पता है कि जो मोनोकॉट्स हैं या जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उनमें एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, त्रिगुणित पोषक तत्व, पोषक उत्तक होता है। एंडोस्पर्म ये क्या है, न्यूट्रिटिव, या फिर आप कहेंगे पोषक। इसकी जो परत होती है एंडोस्पर्म की, उसको एल्यूरोन लेयर कहा जाता है, जो प्रोटीन परत है, प्रोटीनेशियस परत है। प्रोटीन परत को स्टूडेंट्स कहा जाता है एल्यूरोन। ये एल्यूरोन लेयर है। एल्यूरोन लेयर, एल्यूरोन परत। ठीक है, तो यहां देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, यहां जो स्टोरेज में शुगर है या स्टोर्ड
जो शुगर है, जो शर्करा है, इस स्टोर्ड शुगर या शर्करा को जब ये बीज अंकुरित होगा, जब बीजांकुरण यहां होगा, तो आप ये कहेंगे किसको उपलब्ध करवाना है? ये जो स्टोर्ड शुगर है इसको उपलब्ध करवाना है इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को, इस एम्ब्रियो को उपलब्ध करवाना है। ठीक है, ये एंडोस्पर्म है और ये आप कह सकते हैं क्या है? एम्ब्रियो। तो भ्रूणपोष से भ्रूण को ये उपलब्ध करवाना होता है क्या? जो शर्करा यहां खाद्य पदार्थ के रूप में संग्रहित है, तो इसको यहां से यहां ये सॉल्यूबल कंडीशन में, या फिर आप कह सकते हैं विलयनकारी कंडीशन में, स्थिति में ये जो है वो इस एम्ब्रियो को उपलब्ध करवाई जाती है। जब एम्ब्रियो को उपलब्ध करवाई जाएगी तो आप ये कह सकते हैं कंडीशन यहाँ क्या है? ये सॉल्यूबल फॉर्म में, सॉल्यूबल फॉर्म लिखा है मैंने स्टूडेंट्स, ये जिब्रेलिक एसिड की सहायता से उपलब्ध करवाई जाती है। अब यहाँ जिब्रेलिक एसिड का काम क्या है, फंक्शन क्या कर रहा है? जिब्रेलिक एसिड अल्फा एमाइलेज एक्टिविटी, अल्फा एमाइलेज एक्टिविटी को, अल्फा एमाइलेज एक्टिविटी जो है स्टूडेंट्स, इस अल्फा एमाइलेज एक्टिविटी को जिब्रेलिक एसिड जो है वो क्या कर रहा है? संपन्न करवा रहा है, उत्प्रेरित कर रहा है। अल्फा एमाइलेज एक्टिविटी को उत्प्रेरित करने के कारण, अल्फा एमाइलेज एक्टिविटी के कारण जैसे ही जिब्रेलिक एसिड इस शुगर को डिजोल्व फॉर्म में एम्ब्रियो को उपलब्ध करवाता है, तो ये जो एम्ब्रियो है उसका जर्मिनेशन या भ्रूण जो है उसका आप ये कह सकते हैं अंकुरण प्रारंभ हो जाता है, अर्थात बीजांकुरण प्रारंभ हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं आपके पास भ्रूणपोष का जैव आमापन है। ठीक है, इसको अल्फा एमाइलेज सक्रियता परीक्षण भी कहते हैं, अल्फा एमाइलेज सक्रियता परीक्षण, ये अल्फा एमाइलेज सक्रियता परीक्षण भी है। तो स्टूडेंट्स अल्फा एमाइलेज सक्रियता परीक्षण जो है वो क्या हुआ? वो आप ये कह सकते हैं जिब्रेलिक एसिड का बायोएसे या फिर जैव आमापन हो गया। क्लियर? बहुत सीधा है। जिब्रेलिक एसिड जो है वो अल्फा एमाइलेज एक्टिविटी को संपन्न करवाता है। इस अल्फा एमाइलेज एक्टिविटी के होने से क्या होगा? यहाँ जो स्टोरेज में शुगर है, जो संग्रहित शर्करा है, वो सॉल्युबल फॉर्म में इस भ्रूण को या इस एम्ब्रियो को उपलब्ध करवा दी जाएगी, जिससे भ्रूणीय अक्ष जो है वो दीर्घीकृत होकर, अंकुरित होकर इसका इलोंगेशन या दीर्घीकरण करवा देगी। ठीक है। दूसरा इसमें आप कह सकते हैं ड्वार्फ सीडलिंग या ड्वार्फ पी सीडलिंग। देखिए ड्वार्फ जो है वो बोनी किस्म है, बोना, या फिर आप कह सकते हैं वामन, इसको लिखा जाता है हिंदी में, या जो वामन किस्म है। ठीक है, मटर नवोद्भिद, इस पर अगर आप स्प्रे करें, इस पर अगर आप छिड़काव करें तो इसका क्या करवा सकते हैं? जिब्रेलिक एसिड के अनुप्रयोग से आप स्टूडेंट इसको दीर्घीकृत करवा सकते हैं, एलोंगेशन इसमें करवा सकते हैं। तो ये इसका एक और आप कहेंगे क्या हुआ? बायोएसे या जैव आमापन। इसके अलावा किसी कॉलियोप्टाइल या प्रांकुरचोल को अगर आप देखना चाहें, कॉलियोप्टाइल, प्रांकुरचोल, इसमें भी आप क्या करवा सकते हैं? दीर्घीकरण जैव आमापन। ये स्टूडेंट्स जो जिब्रेलिक एसिड है, उस जिब्रेलिक एसिड से रिलेटेड बायोएसे या जैव आमापन है। ये फिजियोलॉजी में भी आपके काम का वहाँ है जहाँ आपको सीड से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस दी गई हैं। इसके अलावा एम्ब्रियोलॉजी में भी आपके काम का है। तो जिब्रेलिक एसिड जो है वो अल्फा एमाइलेज एक्टिविटी करवा देता है। अब इसके बाद में फाइनली मैं आ रहा हूँ जिब्रेलिक एसिड के
कार्यकीय प्रभाव, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ जिब्रेलिक एसिड। तो देखो डिस्कवरी और इन सबको हटा देते हैं, टाइटल लिखो अगला आप अब, जिब्रेलिक एसिड के कार्यकीय प्रभाव, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ जिब्रेलिक एसिड। और सबसे पहले आपको यहां ध्यान रखना है जो इलोंगेशन या दीर्घीकरण है वो जिब्रेलिक एसिड संपन्न करवाता है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ जिब्रेलिक एसिड, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ द जिब्रेलिक एसिड। तो देखो जिब्रेलिक एसिड के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में सबसे पहले हम ले लेंगे स्टेम और इंटरनोडल इलोंगेशन। स्टेम या फिर इंटरनोडल इलोंगेशन, स्तंभ या तने की बात आप कर सकते हैं, या इसके साथ आप कह सकते हैं जो पर्व संधि है, पर्व है सॉरी, उनका दीर्घीकरण। स्तंभ, पर्व, दीर्घीकरण। तो देखो ये कैसे हो पाता है, ये स्टेम है, आप ये जानते हैं इसमें नोड और इंटरनोड पार्ट होते हैं। ये स्टूडेंट्स नोड पार्ट है, ये इसका नोड पार्ट है, पर्व, संधि, ठीक है। और इन बिटवीन जो होता है इसको बच्चों हम कहते हैं इंटरनोड। अब देखिए क्या होता है, इस इंटरनोड का इलोंगेशन कैसे जिब्रेलिक एसिड करवा सकता है। यहां इस नोड पार्ट के ऊपर और नीचे इंटरकैलरी मेरिस्टेम या अंतर्वेशी विभजोतक होते हैं। ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम, अंतर्वेशी विभजोतक शीर्षस्थ विभजोतक के बचे हुए भाग ही होते हैं। जब तना दीर्घीकृत हो रहा था तो जो शीर्षस्थ विभजोतक है उसी के जो बचे हुए भाग हैं जो इस नोड पार्ट के ऊपर और नीचे व्यवस्थित हो गए, इनको हम कहते हैं, ये हैं अंतर्वेशी विभजोतक, ठीक है। ये अंतर्वेशी विभजोतक जो नोड पार्ट के ऊपर और नीचे व्यवस्थित हो गए हैं, ये अंतर्वेशी विभजोतक आप ये कहेंगे जिब्रेलिक एसिड की एक्टिविटी से, इन पर अगर आप जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे करते हैं, जिब्रेलिक एसिड को प्रयुक्त करते हैं, तो इनका क्या होता है, एक्टिवेशन। और इस एक्टिवेशन से आप ये कह सकते हैं क्या होता है, इलोंगेशन, दीर्घीकरण। तो स्तंभ और पर्व जो हैं उनका दीर्घीकरण करवाया जा सकता है। सॉरी अब देखो इससे रिलेटेड इसके दो एप्लीकेशन देखते हैं। इस बार के एग्जाम में क्वेश्चन था 2020 में, गन्ने की फसल की उत्पादन लब्धि स्टूडेंट्स क्या करी जा सकती है, उत्पादन लब्धि, ऊपर की तरफ मैं एरो लगा रहा हूं, बढ़ाई जा सकती है इसके अनुप्रयोग से। और इवन आप ये कह सकते हैं प्रति एकड़ 20 टन तक उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। ऊपर की तरफ एरो लगाने का मतलब बढ़ाया जा सकता है। तो प्रति टन 20 एकड़ जो है, सॉरी 20 टन्स प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। ये इस बार के एग्जाम का क्वेश्चन था, नीट 2020 में आया था। आप में से बहुत सारे लोगों ने एग्जाम दिया होगा तो आपको पता भी होगा, ठीक है। एक बात तो इसकी ये हम कह सकते हैं। इसके अलावा एक जो रोजेट हैबिटेट के प्लांट है, रोजेट हैबिट, देखो इसको आप कहते हैं गुलाबवत स्वभाव, गुलाबवत स्वभाव।
और गुलाबवत स्वभाव का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, एक तरीके से क्लस्टर बनता है एक, ठीक है, क्लस्टर या गुच्छा बनता है। तो जो रोजेट हैबिट है, गुलाबवत स्वभाव है, जिब्रेलिक एसिड के अनुप्रयोग से, नोट करते जाएं आप, अनुप्रयोग से पादप को गुलाबवत स्वभाव, ये रोजेट इफेक्ट, यहाँ इंग्लिश लिख देता हूं, रोजेट इफेक्ट से मुक्त किया जा सकता है, मुक्त किया जा सकता है। जैसे जो कैबेज है उस पर ये एक्सपेरिमेंटली किया जाता है, तो वहां बॉल्टिंग इफेक्ट आता है, बॉल्टिंग इफेक्ट। ये बॉल्टिंग इफेक्ट दीर्घीकरण प्रभाव ही है। एग्जाम्पल आप कहेंगे कैबेज या गोभी जो है, पत्ता गोभी लिख देता हूं, गांठ गोभी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, आपने देखा होगा जो कैबेज या गोभी है वो सतह से, सरफेस से थोड़ा सा ऊपर, ठीक ऊपर एक क्लस्टर या गुच्छा या समूह जो है वो बनता है, उसको आप कहते हैं रोजेट हैबिट या गुलाबवत स्थिति। अब अगर आप उस पर छिड़काव कर देंगे तो उसका तना जिसका दीर्घीकरण नहीं हो पाता, वो उस कायिक कलिका को, जो कलिका लगती है ना ऊपर, बर्ड जिसको गोभी का फूल आप कहते हैं, उस कलिका को लेकर इलोंगेट हो जाता है। ये बॉल्टिंग इफेक्ट एग्जैक्टली क्या है, ये बॉल्टिंग इफेक्ट दीर्घीकरण या इलोंगेशन को ही दर्शाता है। तो जो बॉल्टिंग इफेक्ट इलोंगेशन है, उस इलोंगेशन के कारण अब वो जो गोभी सरफेस के साथ लगा करती थी पहले, वो आपको काफ़ी ऊपर दिखाई देगी, ज़मीन से काफ़ी ऊपर आप ये कह सकते हैं गोभी का फूल खिलेगा। ये अल्टीमेटली इलोंगेशन होने के कारण बॉल्टिंग इफेक्ट आ जाता है, इसको बॉल्टिंग प्रभाव आप कहते हैं, ठीक है। अब अगला इसका हम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट पढ़ रहे हैं। ये देखिए जो जेनेटिकली ड्वार्फ वेराइटीज हैं, जो आनुवंशिक रूप से भी ड्वार्फ है, मतलब बोनी या वामन किस्में हैं, मैं कह रहा हूं जेनेटिकली ड्वार्फ वेराइटीज को भी आप ये कह सकते हैं, जो बोनापन है उससे मुक्त करवा देता है। जिब्रेलिक एसिड का इतना विशिष्ट प्रभाव इलोंगेशन या दीर्घीकरण पर है। तो सेकंड में लिख रहा हूं, अगला लिखें आप, आनुवांशिकतया वामन, आनुवांशिक वामन किस्मों का दीर्घीकरण, किस्मों का दीर्घीकरण। तो देखिए जो आनुवांशिक रूप से वामन किस्में हैं उनका भी ये क्या करवा देता है, दीर्घीकरण करवा देता है। जेनेटिकली ड्वार्फ, जेनेटिकली ड्वार्फ वैरायटीज जो हैं स्टूडेंट्स, इन जेनेटिकली ड्वार्फ वैरायटीज में ये इलोंगेशन ला देता है, दीर्घीकरण ला देता है। और ये जो इलोंगेशन या दीर्घीकरण है, ये इन किस्मों को आनुवांशिक रूप से जो ड्वार्फिज्म है इनका, या जो बोनापन है, उससे मुक्त करवा देता है, ठीक है। तो जो जेनेटिकली ड्वार्फ वैरायटीज हैं उनके लिए ऐसा एक्सपेरिमेंटली किया जा सकता है। और ये देखो पी, मैंने एक मटर का एग्जाम्पल आपको उसमें बताया था कि यहाँ जेनेटिकली ड्वार्फ जो वैरायटी है, उस जेनेटिकली ड्वार्फ वैरायटी को हम इलोंगेट करवा सकते हैं, ठीक है। ये इसके अलावा अरहर, ठीक है, इन सब पे आप ये कह सकते हैं इसकी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज की जाती हैं। तो जो जेनेटिकली ड्वार्फ वैरायटीज हैं उसको जेनेटिकली ड्वार्फिज्म उसमें जो है उससे ओवरकम करवा देना, आनुवांशिक रूप से उसमें बोनापन या जो वामन प्रवृत्ति उसकी है उससे उसको बाहर निकलवा देना, इस हार्मोन का एक प्रभाव है, अनुप्रयोग है, ठीक है। और ये प्रभाव और अनुप्रयोग इसके बायोएसे में भी हम डिस्कस करते हैं। थर्ड, प्रसुप्तता
को भंग करना, प्रसुप्तता को भंग करना, ये भी स्पेसिफिक फंक्शन है स्टूडेंट्स इसका, ब्रेकिंग डोरमेंसी, ब्रेकिंग डोरमेंसी। ब्रेकिंग डोरमेंसी। अब जो डोरमेंसी को ब्रेक करने की बात की जाए तो ब्रेकिंग डोरमेंसी में देखिए स्टूडेंट्स क्या हुआ, आप कहेंगे यहां जो सीड्स हैं, सीड्स के जर्मिनेशन को या बीजांकुरण को ये प्रेरित करता है। अब बीजांकुरण को प्रेरित करता है तो ऑब्वियस है ये डोरमेंसी को ब्रेक करने से रिलेटेड हो सकता है। तो हम ये कहेंगे जो डोरमेंट हैं, जो प्रसुप्त हैं, उन प्रसुप्त बीजों का, कलिकाओं का उपचार जिब्रेलिक एसिड द्वारा किया जाता है। तो आप कहेंगे प्रसुप्त या डोरमेंट लिख रहा हूं मैं, डोरमेंट सीड्स जो हैं ये, इसके अलावा बर्ड्स, कलिकाएं, इनको किसके द्वारा ट्रीट किया गया, इनको दिया गया स्टूडेंट्स जिब्रेलिक एसिड, और ऐसा करने पर आप ये कह सकते हैं वहाँ सीड जर्मिनेशन प्रमोट हो गया। तो ये जो है वो क्या करता है, प्रसुप्तता को भंग करता है, ब्रेकिंग द डोरमेंसी। एक और पॉइंट आप ध्यान रखें, आगे प्लांट्स में फोटोपीरियडिज्म आपको पढ़ाई जा रही है, जिसको बोलते हैं प्रकाश दीप्त कालिता। यह है स्टूडेंट्स प्रकाश दीप्त कालिता। तो यहां जो प्रकाश दीप्त कालिता या फोटोपीरियडिज्म है, ये क्या है, प्रकाश के उद्दीपन द्वारा पादपों में पुष्पन की प्रक्रिया ये है। एक निर्धारित प्रकाश अवधि हर एक पादप को आप ये कहेंगे आवश्यक होती है। अब जो प्रकाश दीप्त कालिता है उसको भी आप ये कहेंगे जिब्रेलिक एसिड को यूज करके हम प्लांट्स में फ्लोरिंग को इंड्यूस कर सकते हैं, पुष्पन को प्रेरित कर सकते हैं। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट इफेक्ट आपको दे रखा है, वर्नेलाइजेशन। वर्नेलाइजेशन ये है कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट, ये है निम्न ताप उपचार, निम्न ताप उपचार। और इस निम्न ताप उपचार द्वारा क्या किया जाता है, देखिए यहां जो पादप की कायिक अवस्था है उसको छोटा करवा लिया जाता है, कायिक अवस्था की शॉर्टनिंग स्टूडेंट्स हो जाती है। और कायिक अवस्था जो है उसकी अगर शॉर्टनिंग हुई, कायिक अवस्था की क्या हुई, शॉर्टनिंग, नोट रखें आप, कायिक अवस्था जो है मैंने नीचे लिखा है शॉर्टनिंग, उसको छोटा करवा लिया गया। तो स्वाभाविक है कायिक अवस्था को छोटा करवाए जाने से जो जननिक अवस्था है उसका जल्दी आरंभन हो जाएगा। जननिक अवस्था, इस जननिक अवस्था का क्या होगा, इससे अर्ली इंट्रोडक्शन, जल्दी आ जाएगी ये। तो कायिक अवस्था को छोटा करवाकर जननिक अवस्था का जल्दी प्रारंभन करवाना, ये वर्नेलाइजेशन में हम करते हैं। अब आप इस वर्नेलाइजेशन को अगर रिप्लेस करना चाहते हैं तो इस वर्नेलाइजेशन को किसके प्रभाव से आप रिप्लेस कर सकते हैं, दिस वर्नेलाइजेशन कैन रिप्लेस्ड बाय द इफेक्ट ऑफ जिब्रेलिक एसिड। आप जिब्रेलिक एसिड के प्रभाव द्वारा इस वर्नेलाइजेशन की प्रक्रिया को, इस वसंतीकरण की प्रक्रिया को रिप्लेस कर सकते हैं। अर्थात आप निम्न ताप उपचार के बजाय जिब्रेलिक एसिड भी काम में ले सकते हैं। तो यहां जिब्रेलिक एसिड क्या कर रहा है, जिब्रेलिक एसिड कायिक अवस्था को छोटा कर देता है और जननिक अवस्था जो है उसका जल्दी आरंभन करवा देता है। जननिक अवस्था को जल्दी जो है वो स्टूडेंट्स क्या करवा देता है, प्रारंभ करवा देता है। ठीक है, तो ये इसका एक और इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। हो गया होगा। फिर देखिए, अभी आपने ब्रेकिंग डोरमेंसी डिस्कस किया था कि ये डोरमेंसी को ब्रेक करता है। डोरमेंसी ब्रेकिंग करने के साथ साथ ये सीड जर्मिनेशन को प्रमोट कर रहा है, बीजांकुरण को प्रेरित कर रहा है। तो यहाँ सीड जर्मिनेशन या बीजांकुरण को प्रेरित करने की जो प्रक्रिया है वो ये कैसे कर पाता है, तो आप ये कहिए ये जो जल अपघटनी एंजाइम जैसे एमाइलेज, डाइपेजेज, प्रोटीजेज, इनके संश्लेषण को प्रेरित करता है। तो अगला इसका इफेक्ट मैं लिख रहा हूं, बीजांकुरण, बीजांकुरण। तो आप लिखें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, जो जिब्रेलिक एसिड है, दैट जिब्रेलिक एसिड क्या करेगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स या जल अपघटनी एंजाइम्स, जैसे आपने डिस्कस किया अल्फा एमाइलेज, प्रोटीजेज,
लाइपेजी, ये जो है इन सब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम या जल अपघटनी एंजाइम्स के संश्लेषण को प्रेरित करता है, संश्लेषण को प्रेरित कर बीजांकुरण को बढ़ावा देता है, बीजांकुरण को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स इसका एक और इफेक्ट हुआ जिसमें आपने कहा ये क्या करेगा, जो अल्फा एमाइलेज है, प्रोटीएज है, ठीक है, ये स्टार्च का अपघटन करेगा, ये प्रोटीन का करेगा, ये लिपिड का करेगा। तो इस तरीके से इनका अपघटन करवाकर जो बीजांकुरण की प्रक्रिया है उस बीजांकुरण की प्रक्रिया को ये स्टिमुलेट कर देता है। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट एनसीईआरटी में दे रखा है कि ये फलों की जो मार्केट वैल्यू है, ठीक है, जो फ्रूट्स है उनकी मार्केट वैल्यू को बढ़ा देता है। ऐसे कैसे करेगा, तो आप इसमें लिख सकते हैं फ्रूट इलोंगेशन भी ये करवाएगा, फ्रूट इलोंगेशन एंड फ्लावरिंग, दोनों साथ साथ लिख देता हूं। देखिए पुष्पन को प्रेरित करता ही है। अभी जैसे वर्निलाइजेशन की बात आपने की थी तो आपने कहा कायिक अवस्था को छोटा कर देता है और जन्निक अवस्था को जल्दी इंट्रोड्यूस करवा देता है। तो यहां आप ये कहेंगे ये जिब्रेलिक एसिड जो है वो फलों का आकार बढ़ाते हैं, फलों का आकार बढ़ा देंगे। ऊपर की तरफ मैंने एरो लगाया है। पोमेलिन की सॉरी पोमेलिन के फॉर्म में आप कह सकते हैं इसका व्यापारिक उपयोग होता है, पोमेलिन के रूप में इसका व्यापारिक उपयोग है। और यहां अंगूर के गुच्छों का आकार स्टूडेंट्स ये बढ़ा देगा। और साथ में आप कहिए जो सेब है उसका आकार भी ये क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो एनसीईआरटी यहां आपको लिख के देती है कि इसी कारण से ये जो फ्रूट्स हैं उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ा देता है, क्योंकि पौधे पे ज़्यादा लंबे टाइम तक वो बने रहेंगे तो बड़े आकार के होंगे। तो आप स्टार लगा के लिखें। आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, फ्रूट्स की मार्केट वैल्यू, जो मार्केट वैल्यू है फ्रूट्स की, मार्केट वैल्यू को स्टूडेंट्स ये क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ये इसका एक और फंक्शन है, फ्रूट्स की मार्केट वैल्यू को ये बढ़ा देगा। ठीक है, इसके अलावा आपको एक कॉनिफर दे रखा है। जो कॉनिफर्स या शंकुधारी पादप हैं उन कॉनिफर्स या शंकुधारी पादपों में जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव करने से, जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे करने से उसमें दीर्घीकरण आ जाता है। और वो जो जुवेनाइल फेज है उसकी, जुवेनाइल फेज मतलब जो कायिक अवस्था है प्लांट्स में, उसको एनिमल्स में आप जुवेनाइल कह सकते हैं। तो जो जुवेनाइल फेज है या कायिक अवस्था है उसको आप ये कह सकते हैं वो जल्दी से पूरा करवा कर रिप्रोडक्टिव फेज में कन्वर्ट कर देता है। तो जन्निक अवस्था की तरफ उसको अग्रसर करता है, जन्निक अवस्था की तरफ उसको बढ़ा देता है। एनसीईआरटी लिखती है हेंस्टीन ऑफ कॉनिफर्स। तो यहां जो जुवेनाइल कॉनिफर्स हैं, जुवेनाइल कॉनिफर्स, इसको मैं लिख सकता हूं अपरिपक्व शंकु, अपरिपक्व शंकुधारी पादप जो है, जुवेनाइल कॉनिफर्स अपरिपक्व शंकुधारी पादप हैं। 5th वन लिख लेते हैं हम। ये अपरिपक्व शंकुधारी पादप जो है इन पर जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे स्टूडेंट्स आप करवा दीजिए, जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव करवा दीजिए। आप ये कह सकते हैं तीव्रता से परिपक्वन करवा देगा। तीव्रता से क्या होने लगेगा इनमें, परिपक्वन। ठीक, इसके अलावा
एक और कह सकते हैं आप माल्टिंग प्रोसेस होता है, माल्टिंग प्रोसेस, किण्वन प्रक्रिया। जो किण्वन प्रक्रिया है ये व्यापारिक स्तर पर यूज की जाती है। किण्वन प्रक्रिया में भी आप ये कह सकते हैं ये भाग लेता है। माल्टिंग प्रोसेस को, ये किण्वन प्रक्रिया को भी स्टूडेंट्स ये बढ़ा देता है। तो इस प्रकार से ये सब जिब्रेलिक एसिड के फंक्शंस थे, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस थे। अब देखिए जो एनसीईआरटी ने लिखा है उसको एक बार और हम देख लेते हैं। एनसीईआरटी ने जो मेंशन किया स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी खोल लें आप लोग। एनसीईआरटी में जो लिखा गया है जिब्रेलिक एसिड के लिए, 1 मिनट प्लीज, पेज नंबर, चैप्टर नंबर 15, और ये पेज नंबर आप खोल लें 249, जिब्रेलिक एसिड। ठीक है, तो देखिए ये कह रहा है जिब्रेलिक एसिड जो है वो प्रोमोटरी पीजीआर है, अर्थात वृद्धि को प्रेरित करने वाला पीजीआर है। 100 से ज्यादा जिब्रेलिक एसिड जो है वो विभिन्न जीवों से क्या किए गए हैं, प्राप्त किए जा चुके हैं, रिपोर्ट किए जा चुके हैं, और इनमें फंजाई और हायर प्लांट्स हैं, उच्च श्रेणी के पादप और कवक हैं जिनसे 100 से अधिक प्रकार के जिब्रेलिक अम्ल प्राप्त किए जा चुके हैं। फिर वो कह रहा है कि इनको जिब्रेलिक एसिड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और इस तरीके से लिखा जाता है। जिब्रेलिक एसिड थर्ड जो है वो फर्स्ट जिब्रेलिक एसिड डिस्कवर किया हुआ है और सबसे ज़्यादा इसको स्टडी किया जाता है या इसका अध्ययन किया जाता है। तो आप ये कह सकते हैं जो जिब्रेलिक एसिड थर्ड हम बार बार लिख रहे हैं ना, देखो जिब्रेलिक एसिड थर्ड ये क्या था, फर्स्ट डिस्कवर्ड, सबसे पहले फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन था। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर कह रहा है सभी जिब्रेलिक एसिड जो है वो एसिडिक नेचर के हैं, अम्लीय प्रकृति के हैं, पहले मैं आपको बता चुका हूं। ये एक वाइड रेंज का, मतलब एक आप ये कह सकते हैं बहुत दीर्घ फिजियोलॉजिकल या कार्यकीय प्रभाव रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्टेम एक्सेस को, तने की लंबाई को जो है वो बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा इसी में ले रखा है इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप्स स्टाक, जो ग्रेप्स हैं अंगूर के गुच्छे हैं, अभी मैंने आपको फ्रूट इलोंगेशन में ये बताया। फिर वो कह रहा है दे ऑल्सो डिले सेनेसेंस। तो एक पॉइंट हम ये और ऐड कर लेते हैं, देखिए ये लंबे समय तक जो है वो उनको पादप पर बने रहने देता है। तो एक और इफेक्ट हम कह सकते हैं ये क्या करता है, डिले सेनेसेंस। ठीक है, अब स्टूडेंट्स डिले सेनेसेंस अर्थात जीर्णता में देरी करता है। अब क्वेश्चन समझिए, आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए जीर्णता में देरी करता है कौन सा हार्मोन, अब वहां मान लीजिए पेयर दे दिया आपको, जीर्णता में देरी करता है साइटोकाइनिन और जिब्रेलिक एसिड, दोनों आपको दे दिए। इंडोल एसिटिक एसिड, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिक एसिड तीनों आपको दे दिए, डेफिनेटली आंसर हो जाएगा। ये दोनों दे रखे हैं तो भी आंसर हो जाएगा, तीनों दे रखे तो भी हो जाएगा। लेकिन इन सब में सबसे पहले अगर आपको चूज करना हो तब आप डेफिनेटली कहेंगे वहां साइटोकाइनिन होगा, जो सेल डिवीजन और डिफरेंशिएशन को बनाए रखता है, जो सेनेसेंस को क्या करवा देता है, डिले करवा देता है। ये स्पेसिफिकली लीफ सेनेसेंस के लिए लिखा जाएगा, लीफ सेनेसेंस। क्लियर? ठीक है, क्योंकि क्लोरोफिल के संश्लेषण में भी इसका योगदान है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, ये कह रहा है जो फ्रूट्स हैं उनको लंबे समय तक पादप पर बने रहने देता है, जिससे उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। इसके अलावा ये माल्टिंग प्रोसेस जो है, ब्रीविंग इंडस्ट्री, माल्टिंग प्रोसेस अभी मैंने स्टूडेंट्स लिखा था, ये जो एल्कोहलिक बेवरेज सब्सटेंस या पेय पदार्थ जो बनाए जाते हैं, इन पेय पदार्थों को बनाने में जो व्यापारिक स्तर का उत्पादन है या व्यापारिक उत्पादन की प्रक्रिया है, इस व्यापारिक उत्पादन में किसको प्रयुक्त किया जाता है, इस किण्वन प्रक्रिया को या माल्टिंग प्रोसेस को, उसमें जिब्रेलिक एसिड यूजफुल है। फिर देखो शुगर केन या गन्ने के लिए लिखा है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो अपने स्टेम में या तने में वो संग्रहित करता है, और आप अगर जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे करवा देते हैं, छिड़काव करते हैं, तो जो तने पर स्प्रे करवाया गया शुगर केन के या गन्ने के, वहां से गन्ने की उत्पादन लब्धि 20 टन प्रति एकड़ बढ़ जाती है। हमने डिस्कस किया है और इस साल के एग्जाम का क्वेश्चन भी ये था। फिर दिखा गया है जो जुवेनाइल कॉनिफर्स हैं, जुवेनाइल कॉनिफर्स मैंने अभी यहाँ लिखा था, ये जो अपरिपक्व शंकुधारी पादप हैं, इन जुवेनाइल कॉनिफर्स पर अगर आप स्प्रे करवा देते हैं तो ये मैच्योरिटी पीरियड या तीव्रता से अपनी परिपक्व अवस्था को स्टूडेंट्स प्राप्त कर लेता है। इसके अलावा दे रखा है
ये जल्दी सीड के बनने को बढ़ाता है। जिब्रेलिक एसिड जो है वो बॉल्टिंग इफेक्ट लाता है। बॉल्टिंग इफेक्ट आपने पहले ही पढ़ लिया था, ये दीर्घीकरण या इलोंगेशन से संबंधित है। इसके अलावा ये कह रहा है कि जो रोजेट स्वभाव के पादप हैं, उन रोजेट स्वभाव के पादपों को रोजेट इफेक्ट से या रोजेट स्वभाव से ये मुक्ति दिलवा सकता है। कैसे? क्योंकि ये क्या करवा देता है स्टूडेंट्स, इलोंगेशन करवा देता है। तो ये ओवरऑल जिब्रेलिक एसिड के सारे प्रभाव हुए। तो आपने ऑक्सीन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, ये तीनों जो है वो ग्रोथ प्रोमोटर्स स्टडी कर लिए हैं। इनके कंप्लीट डिटेल और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स के साथ हमने बात की है। हर एक फिजियोलॉजिकल इफेक्ट का जो रेफरेंस है वो भी हमने डिस्कस किया है। अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अगला हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रोथ इनहिबिटर, वृद्धि संदमक, और ये है एब्सिसिक एसिड। दूसरा हमें पढ़ना है इसमें इथाइलिन। एब्सिसिक एसिड देखिए आप कह रहे हैं ग्रोथ इनहिबिटर है, ग्रोथ इनहिबिटर, ये वृद्धि को संदमित करता है। वृद्धि संदमक इसको कहा जाता है, लेकिन बहुत सारे वृद्धि प्रेरक प्रभाव भी आपको इसके देखने को मिलेंगे। संदमक इनहिबिटर, ठीक है। अब देखिए वृद्धि संदमक या ग्रोथ इनहिबिटर कैसे है, कौन सी स्थितियां यहाँ हैं। तो सबसे पहले तो हम जो है वो डिस्कवरी पे आते हैं वन बाय वन, जैसे हमने बाकी सारे हार्मोन्स में पढ़ा है। डिस्कवरी या खोज, देखिए यहां 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स थे, 3 इंडिपेंडेंट रिसर्च, मतलब 3 अलग अलग या फिर आप कह सकते हैं स्वतंत्र खोज थी, ठीक है। अलग अलग वैज्ञानिक और अलग अलग साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली अपनी रिसर्च एक्टिविटी कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, 3 अलग अलग प्रकार के पदार्थ जो हैं वो प्रेक्षित किए। आप ये कहेंगे जो पोटैटो ट्यूबर है, पोटैटो ट्यूबर, इस पोटैटो ट्यूबर से इनहिबिटर, या इसको कह सकते हैं आप संदमक बी, संदमक बी, इनहिबिटर बी या संदमक बी, पहला ए। उसके बाद आप कह सकते हैं कपास से विल्गन सेकंड, स्टूडेंट्स कॉटन या जो कपास है उससे एब्सिसन सेकंड, या इसको आप कहेंगे विल्गन सेकंड, विल्गन द्वितीय, ठीक है, संदमक बी। और तीसरी जो इंडिपेंडेंट स्टडी थी उसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं पुरानी पत्तियों से डॉर्मिन, जो ब्यूटुला भोजपत्र है, ओल्ड लीव्स, इससे डॉर्मिन, ये प्राप्त किया गया। उसके बाद में देखिए क्या होता है कि फाइनली इन तीनों को जब प्रेक्षित किया गया, देखा गया, तो ये देखा गया कि ये तीनों जो हैं वो आइडेंटिकल हैं। लेटर आइडेंटिफाइड एज आइडेंटिकल सब्सटेंस। बाद में आप ये कह सकते हैं ये आइडेंटिकल सब्सटेंसेज की तरह, ये जो है वो आइडेंटिकल सब्सटेंसेज की तरह, आइडेंटिकल सब्सटेंसेज की तरह तीनों स्टेब्लिश कर दिए गए। और आइडेंटिकल सब्सटेंस की तरह मतलब एक समान सब्सटेंस की तरह स्टेब्लिश करके इनको नाम दे दिया गया एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक अम्ल, जिसको इन शॉर्ट आप लिखते हैं ABA। तो ये तो स्टूडेंट्स हो गए इसकी डिस्कवरी, ठीक है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट पे मैं आता हूं, केमिकल नेचर, केमिकल नेचर, रासायनिक प्रवृत्ति। केमिकल नेचर या रासायनिक प्रवृत्ति में आप इसमें लिख सकते हैं ये जो है वो कैरोटेनॉइड्स के व्युत्पन्न हैं, डेरिवेटिव्स हैं,
कैरोटीनॉइड्स के डेरिवेटिव्स या फिर व्युत्पन्न हैं, और कैरोटीन के ऑक्सीकरण द्वारा ये संश्लेषित होते हैं। अगला जो पॉइंट यहाँ मैं लिखना चाह रहा हूं, कैरोटीन के ऑक्सीकरण से संश्लेषित। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स। अब इसके बाद अगला आप देखें इसका बायोसिंथेसिस। तो ऑब्वियस है इसी स्टेटमेंट को हम इसके बायोसिंथेसिस में पढ़ सकते हैं। बायोसिंथेसिस जैव संश्लेषण में क्या कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव हैं, तो आप ये कहेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ कैरोटीन, ऑक्सीडेशन ऑफ कैरोटीन। ये इसका बायोसिंथेटिक पाथ स्टूडेंट्स हो जाएगा। फोर्थ इसका आप देखें बायोएसे। बायोएसे या जैव आमापन जब आप इसका देखते हैं, ठीक है, बायोएसे या जैव आमापन जब स्टूडेंट्स आप इसका डिस्कस करते हैं तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जैसे जो सीडलिंग पहले आप पढ़ के आए, सीडलिंग या नवोद्भिद जो है, सीडलिंग ग्रोथ को या इन नवोद्भिद की वृद्धि को ये क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। ग्रोथ को देखो मैंने नीचे की तरफ एरो लगाया, तो आप ये कह सकते हैं जो गेहूं का प्रांकुर चोल है जैसे सीडलिंग ग्रोथ को कम कर देता है, या फिर आप कह सकते हैं गेहूं के प्रांकुर चोल में वृद्धि अवनमन या वृद्धि जो है उसका कम होना, उसका गिरना, ये एक तरीके से एब्सिसिक एसिड जो है उसकी ग्रोथ को शो करता है। तो जैसे देखो इधर मैं लिख देता हूं एब्सिसिक एसिड की कंसंट्रेशन, सांद्रता, और इधर जो व्हीट कोलियोप्टाइल था, जो प्रांकुर चोल है गेहूं का, इसकी ग्रोथ है। ठीक है, व्हीट कोलियोप्टाइल ग्रोथ। तो स्टूडेंट्स ये संदमक है, तो ऑब्वियस है इसका ग्राफ कैसे आना चाहिए, ऐसा ग्राफ आना चाहिए कि जैसे जैसे एब्सिसिक एसिड की सांद्रता बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आप ये कह सकते हैं वृद्धि यहाँ क्या होती जा रही है, संदमित होती जा रही है। तो ये इसके बायोएसे या जैव आमापन में आप देख सकते हैं। किसी भी सीडलिंग या प्रांकुर चोल में जो वृद्धि है उस वृद्धि को आप इनहिबिट होता हुआ, संदमित होता हुआ, उस वृद्धि को आप ये कह सकते हैं रुकता हुआ आप देख सकते हैं। जैसे एक स्टेटमेंट इसके लिए अब फाइनली मैं लिख दूं, एब्सिसिक एसिड की बढ़ी हुई मात्रा, कंसंट्रेशन के बिहाफ पे लिख रहा हूं, बढ़ी हुई मात्रा वृद्धि को अवरुद्ध कर देती है, वृद्धि को अवरुद्ध कर देती है। ये स्टूडेंट्स इसका इफेक्ट हो गया कि वृद्धि को ये क्या कर देगा, अवरुद्ध कर देगा। ठीक है, तो ये बायोएसे में हम देख लेते हैं। अब आते हैं इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स पर। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स देखिए तो नेगेटिव इंपैक्ट आएंगे यहां से, तो सारे मतलब जो ग्रोथ है उस ग्रोथ पर नकारात्मक प्रभाव होंगे। ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो क्या है, तो यहां से देखो साथ साथ एक और बात आपको क्लियर करनी है कि इनके जो प्रभाव होंगे वो वृद्धि को प्रेरित करने वाले जो हार्मोन हैं ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन, उसके विपरीत मिलेंगे आपको। तो वो जो विपरीत प्रभाव आपको मिलेंगे उसको हम एंटागोनिस्टिक इफेक्ट कहेंगे। ठीक है, ये एक पॉइंट पहले ही क्लियर कर लें आप, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट और एंटागोनिस्टिक इफेक्ट क्या है, विपरीत प्रभाव, एंटागोनिज्म इसको आप कह सकते हैं। इन विपरीत प्रभावों में देखो क्या देखने को मिलेगा आपको, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट, ये विपरीत प्रभाव ये हैं, जैसे आपने कहा ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड जिब्रेलिक एसिड, ये स्टूडेंट्स अगर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं तो आप ये कहेंगे, अब यहां हम पढ़ रहे हैं एब्सिसिक एसिड, ये एब्सिसिक एसिड ग्रोथ को क्या करता है, इनहिबिट करता है।
तो किसी भी एक पर्टिकुलर फिनोमिनन में कोई भी एक सामान्य प्रभाव हम देख सकते हैं, उसमें ये एब्सिसिक एसिड इनका एंटागोनिस्टिक इफेक्ट कोज कर रहा है, इसका एंटागोनिज्म ये ला रहा है। ठीक है, सबसे पहले जैसे देखिए हम इसका कारिकीय प्रभाव देख रहे हैं, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, और इस फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स में फर्स्ट हम पढ़ लेते हैं इंड्यूस एब्सिशन। इंड्यूस एब्सिशन विल्गन को यह प्रेरित करता है, विल्गन का प्रेरण, विल्गन का प्रेरण। ठीक है, एब्सिशन को इंड्यूस करने का मतलब स्टूडेंट्स क्या हुआ। अब देखो सबसे पहली बात तो ये है, ऑक्सीजन जो है वो आप ये जानते हैं कि एब्सिशन जो है उसको रोकता है। ठीक है, इसी तरीके से साइटोकाइनिन और जिब्रेलिक एसिड सारे ये रोकते हैं। तो इस केस में ये जो इंड्यूस करने वाली जो कंडीशन है, ये एंटागोनिस्टिक इफेक्ट कोज कर रहा है। और आप एक बात तो बहुत क्लियर रखें कि जो एब्सिसिक एसिड है वो मोस्ट ऑफ कंडीशंस में जिब्रेलिक एसिड का तो क्या है, एंटागोनिस्टिक हार्मोन है। आप ये ध्यान रखें, एनसीईआरटी ने भी मेंशन किया है, ABA इज एंटागोनिस्टिक हार्मोन, एंटागोनिस्टिक हार्मोन ऑफ जिब्रेलिक एसिड इन मोस्ट ऑफ कंडीशंस, इन मोस्ट ऑफ कंडीशंस। अधिकतर परिस्थितियों में, लिखो हिंदी प्रेमी लोग नोट करें, अधिकतर परिस्थितियों में एब्सिसिक अम्ल, अधिकतर परिस्थितियों में एब्सिसिक अम्ल जो है वो जिब्रेलिक एसिड का एंटागोनिस्टिक हार्मोन या विपरीत हार्मोन प्रदर्शित होता है। ठीक है, तो देखो विल्गन का प्रेरण की बात की जा रही है, तो एब्सिसिक एसिड जो है वो विल्गन को प्रेरित करता है। तो आप ये कहें जो सेलुलेज, सेलुलोज एंड पेक्टिन है, इन सेलुलोज और पेक्टिन का विघटन ये करवा देता है स्टूडेंट्स, इसके विघटन को बढ़ाता है। विघटन के लिए एंजाइम आपको पता है सेलुलेज एंड पेक्टिनेज होंगे। तो सेलुलेज और पेक्टिनेज की सहायता से ये विघटन को बढ़ा देता है। किस किस के विघटन को, तो आप कहेंगे लीव्स, फ्रूट्स। अब इनमें जैसे ही सेल वॉल या सेल वॉल का डिग्रेडेशन होने लगेगा, क्योंकि सेलुलोज और पेक्टिन सेल वॉल के ही घटक हैं, तो ये अल्टीमेटली किसको प्रेरित करेगा, विल्गन की प्रक्रिया को। पादप अंगकों का पादप से जो है वो स्टूडेंट्स सेपरेशन या पृथक्करण आपको दिखने लगेगा। एब्सिसिक एसिड के द्वारा किया क्या जा रहा है, एब्सिसिक एसिड सेलुलेज और पेक्टिनेज को प्रेरित करता है। एब्सिसिक एसिड के होने से ये हुआ, और ये जैसे ही आएंगे वो क्या कर देंगे, ये जैसे ही आएंगे ये आप कहेंगे ये विघटन को बढ़ा देंगे। और ये विघटन किसको बढ़ा देगा, सेलुलोज और पेक्टिन का विघटन विल्गन प्रक्रिया को प्रेरित करेगा। तो इस प्रकार से जो लीव्स हैं, जो फ्रूट्स हैं स्पेसिफिकली, उनमें क्या आएगा, विल्गन आ जाएगा। ठीक है, सेकंड, बर्ड्स और सीड्स डॉर्मेंसी। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो डॉर्मेंसी है, प्रसुप्तता है, इसको आप कहते हैं ये क्या करता है, डॉर्मेंसी को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो आपने ये पढ़ा है कि जिब्रेलिक एसिड जो है ये प्रसुप्तता को भंग करता है, प्रसुप्तता को भंग करता है। अब जब जिब्रेलिक एसिड प्रसुप्तता को भंग करता है तो आप यह ध्यान रखें, यहां एब्सिसिक एसिड सीड्स और बर्ड्स की डॉर्मेंसी को बढ़ा रहा है। देखो ऊपर की तरफ मैंने एरो लगाया है। तो इस केस में आप फिर कह देंगे कि जो जिब्रेलिक एसिड है, इस जिब्रेलिक एसिड का एब्सिसिक एसिड क्या हुआ, एंटागोनिस्टिक हार्मोन, विपरीत हार्मोन या विपरीत प्रभाव प्रकट करने वाला हार्मोन स्टूडेंट्स ये हो गया। ठीक है, ये सीड डॉर्मेंसी और बर्ड डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है, डॉर्मेंसी उनकी बढ़ाता है।
इस तरीके से एब्सिसिक एसिड इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगला इफेक्ट देख रहे हैं, जिसमें सेनेसेंस जो है उसको भी आप ये कह सकते हैं ये प्रेरित कर देगा। थर्ड, इंडक्शन ऑफ या इंड्यूस सेनेसेंस जीर्णता को प्रेरित करता है, जीर्णता प्रेरण। अब देखिए ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन दोनों ही जीर्णता को स्टूडेंट्स रोकते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन दोनों ही किसको रोकते हैं? जीर्णता को रोकते हैं। तो इस केस में आप ये कह सकते हैं बेसिकली साइटोकाइनिन जो जीर्णता या सेनेसेंस में डिले लाता है, साइटोकाइनिन आप कह सकते हैं जीर्णता में क्या करता है, ये जीर्णता में देरी ला देता है। और ये जो एब्सिसिक एसिड है ये जीर्णता को प्रेरित करता है। तो क्या हुआ, देखो फिर हुआ एंटागोनिस्टिक। एब्सिसिक एसिड साइटोकाइनिन का इस केस में एंटागोनिस्टिक हार्मोन हो गया, या एंटागोनिस्टिक इफेक्ट आप कहेंगे स्टूडेंट्स, ये जो है वो प्रेरित कर देगा। यहां साइटोकाइनिन ही एग्जाम्पल मैंने क्यों लिया, तो ये विशेष तौर पर आप ये कह सकते हैं जो लीफ सेनेसेंस है, जो पर्ण हैं, उन पर्ण की जीर्णता का प्रेरण करता है। पर्ण जीर्णता प्रेरण एब्सिसिक एसिड करता है, और साइटोकाइनिन स्पेसिफिकली जो पर्ण और लीव्स हैं उनकी जीर्णता में देरी करता है। क्यों करता है? क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि ये क्लोरोफिल के सिंथेसिस तक, क्लोरोफिल के सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व है। तो क्लोरोफिल का डिग्रेडेशन वहां नहीं होने देता। क्लोरोफिल रिटेंशन टेस्ट आपने साइटोकाइनिन का बायो ऐसे पढ़ा था, इसलिए आप ये कहेंगे विशेष तौर पर ये साइटोकाइनिन का इस स्थिति में एंटागोनिस्टिक हार्मोन है। अगला आप कहेंगे इंड्यूस सेल डिवीजन एंड इलोंगेशन, सॉरी प्रिवेंट या इनहिबिट। इंड्यूस तो साइटोकाइनिन करता है, इनहिबिट सेल डिवीजन एंड इलोंगेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, कोशिका दीर्घीकरण को और कोशिका विभाजन को ये संदमित करता है। तो विभाजन जो कोशिका का है, कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घीकरण, अगर ये संदमित हुआ, इसका संदमन हुआ, तो ऑब्वियस है इसका संदमन होना, यहाँ फिर किसका एंटागोनिस्टिक इफेक्ट आया? डेफिनेटली आप कह सकते हैं साइटोकाइनिन जो है, इस साइटोकाइनिन का ये फिर क्या हो गया? एंटागोनिस्टिक हार्मोन। साइटोकाइनिन हो गया एंटागोनिस्टिक हार्मोन। क्लियर? ये एंटागोनिस्टिक हार्मोन है स्टूडेंट्स। एक सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इसकी देखिए, इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। इसी कारण से आप कहेंगे, अगला इफेक्ट मैं लिख रहा हूं, ABA लीड्स स्टोमेटल क्लोजर या इंड्यूस स्टोमेटल क्लोजर। ये आपने रंध्रों के खुलने और बंद होने की जो क्रियाविधि है उसमें ये पढ़ा होगा। इंड्यूस स्टोमेटल क्लोजर, आप ये कह सकते हैं रंध्रों को बंद करवाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि एब्सिसिक एसिड क्या करेगा, जैसे ही एब्सिसिक एसिड की सांद्रता बढ़ जाती है तनाव वाली स्थितियों में, जल की न्यूनता या तनाव वाली स्थितियों में आप ये कहेंगे ये एंटी ट्रांसपेरेंट की तरह एक्ट करता है। एंटी ट्रांसपेरेंट प्रति वाष्पोत्सर्जक, प्रति वाष्पोत्सर्जक की तरह स्टूडेंट्स काम करता है। तो प्लांट को किससे बचा लेगा? वाटर स्ट्रेस से। प्रति वाष्पोत्सर्जक की तरह एक्ट करेगा तो प्लांट को आप ये कह सकते हैं वाटर स्ट्रेस या जल के जो तनाव की दिशा है उससे प्रिवेंट कर लेगा। प्रिवेंट फ्रॉम वाटर स्ट्रेस, जल तनाव से, जल की जो तनाव वाली स्थिति है उससे बचा लेगा। क्यों बचा लेगा? क्योंकि ये क्या करवा देता है? स्टोमेटल क्लोजर,
स्टोमेटा को क्लोज करवा देता है। इसलिए जो एब्सिसिक एसिड है इसको प्लांट का स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। आप नोट करें, ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन, स्ट्रेस हार्मोन प्लांट का इसको कहा जाता है। एब्सिसिक एसिड स्टूडेंट्स रंध्रों के खुलने और बंद होने की जो क्रियाविधि है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इसलिए ये एब्सिसिक एसिड जो है वो वाटर स्ट्रेस से प्लांट को बचा लेता है। जब जल की न्यूनता वाली स्थितियां आती हैं तब भी प्लांट को ये स्टोमेटा को क्लोज करके प्रोटेक्ट करता है, वाटर स्ट्रेस प्रिवेंट करता है। इसलिए इसको क्या कह दिया गया, स्ट्रेस हार्मोन। तो ये इसके हुए फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। तो स्टूडेंट्स लास्ट ग्रोथ इनहिबिटर हम डिस्कस कर रहे हैं इथाइलिन, ठीक है। और देखिए इथाइलिन जो है वो एक अकेला गैसियस पीजीआर है। ये आप कहेंगे गैसियस पीजीआर गैसीय हार्मोन है, गैसियस पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ठीक है। वॉलेटाइल नेचर का इसको इसीलिए कहा जाता है, गैसीय प्रकृति का इसको कहा जाता है, ठीक है। तो डिस्कवरी में देखें, सबसे पहले आप ये कहेंगे राइपन्ड फ्रूट जो है, पके हुए फलों से ये प्राप्त किया गया, राइपन्ड फ्रूट्स जो हैं, जैसे राइपन्ड फ्रूट या पके हुए फल, आप कह सकते हैं ऑरेंज, उसके साथ अनराइपन्ड बनाना को प्लेस किया गया, तो ये भी आप कह सकते हैं क्या हो गए, कुछ टाइम बाद में जो बनाना है वो भी मैच्योर हो गए। इसका कारण ये था कि ये जो गैसियस पीजीआर है, ये गैसियस पीजीआर स्थानांतरित हुआ, इसीलिए इसको वॉलेटाइल हार्मोन कहा जाता है। ये आप कहते हैं गैसीय पीजीआर, ठीक है। जैव संश्लेषण अगर इसका देखें, अगला बायोसिंथेसिस, सेकंड बायोसिंथेसिस या जैव संश्लेषण। ये स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं मिथियोनिन एमिनो अम्लों से होता है। मिथियोनिन एमिनो एसिड्स से आप इसका जैव संश्लेषण देखते हैं, से जैव संश्लेषण होता है, ठीक है। इन एमिनो अम्लों से आप कह सकते हैं इसका जैव संश्लेषण स्टूडेंट्स होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा मात्रा में ये कहाँ संश्लेषित होते हैं, तो आप ये कहेंगे पके हुए फलों, राइपन्ड फ्रूट्स, इसके अलावा मैच्योर ऑर्गन्स, इनमें स्टूडेंट्स आप कहेंगे सर्वाधिक मात्रा में संश्लेषित, सर्वाधिक मात्रा में क्या होते हैं, ये संश्लेषित होते हैं, ठीक है। राइपन्ड फ्रूट में और मैच्योर ऑर्गन्स में सर्वाधिक मात्रा में स्टूडेंट्स ये संश्लेषित होते हैं। तो एक अकेला गैसियस पीजीआर है, एक अकेला गैसीय हार्मोन है, वॉलेटाइल हार्मोन इसको इसीलिए कहा जा रहा है। तो आप ये कह सकते हैं जो राइपन्ड ऑरेंज थे, इन राइपन्ड ऑरेंज या पके हुए जो संतरा हैं, इनके संपर्क में, इनके कांटेक्ट में जब ये रखे गए बनाना, तो ये भी जो है वो मैच्योर या परिपक्व होकर क्या हो गए, राइपन्ड। तो ये जो कंडीशन है ये इंडिकेट करती है कि ये वॉलेटाइल हार्मोन है, ठीक है। इसके अलावा और कहाँ बन सकते हैं, तो जैसे वाटर लॉक्ड कंडीशन है, वाटर लॉक्ड जो कंडीशंस हैं उनमें भी ये संश्लेषित होते हैं। इसका एक एग्जांपल आप ले सकते हैं राइस फील्ड्स, चावल के जो खेत हैं,
उसमें इथाइलिन का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, C2H4। बायोएसे या जैव अमापन, देखो बायोएसे, जैव अमापन, थर्ड आप ये कह सकते हैं आइडेंटिफिकेशन या पहचान इसकी जो है गैसियस हार्मोन है, इसलिए गैसियस क्रोमेटोग्राफी के द्वारा की जाती है, ठीक है, गैसियस क्रोमेटोग्राफी के द्वारा इसकी पहचान की जाती है। और यहाँ एक ट्रिपल रेस्पॉन्स जो है वो इसके बायोएसे में आप देख सकते हैं, त्रिक अनुक्रिया। बच्चों ट्रिपल रेस्पॉन्स या त्रिक अनुक्रिया क्या है? जो स्टेम का एक्सिस एलोंगेट हो रहा है उसमें संदमन आ जाएगा, चौड़ाई जो है उसमें वृद्धि होने लगेगी, ठीक है, व्यास में वृद्धि होने लगेगी, और गुरुत्वानुकर्षी जो प्रभाव है उसमें कमी आएगी। तो फर्स्ट आप कह सकते हैं स्टेम एक्सिस एलोंगेशन, ठीक है, इसमें कमी आ जाएगी। नीचे की तरफ मैंने एरो लगाया तो आप कहेंगे स्तंभ अक्ष दीर्घीकरण में कमी, ठीक है। दूसरा आप कह सकते हैं स्टेम डायमीटर जो होगा, व्यास जो है स्टूडेंट्स, चौड़ाई जो है उसमें आप कह सकते हैं बढ़ोतरी होने लगेगी, तने की चौड़ाई में स्टूडेंट्स बढ़ोतरी होने लगेगी। और तीसरा आप कहेंगे जो गुरुत्वानुकर्षी प्रभाव है इसमें कमी आने लगेगी, जो प्लांट में बेसिकली रूट एक्सिस जो है वो शो करती हैं, ठीक है। सामान्यतः गुरुत्वानुकर्षी प्रभाव में कमी या फिर उसकी अनुपस्थिति आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद में इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स पे मैं आ रहा हूँ, सीधे ही आपको फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स पे इसके जाना है। कारिकीय प्रभाव इसके क्या हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। गैसियस पीजीआर आपने कहा इथाइलिन है, तो देखो फर्स्ट, फिफ्थ वन, और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। ये जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं, कारिकीय प्रभाव हैं, इनमें पहला आप कहें पोस्ट हार्वेस्टिंग मैच्योरेशन, और साथ में हम लिख सकते हैं राइपनिंग, अर्थात फसल की कटाई के पश्चात। पोस्ट हार्वेस्टिंग मतलब काट लिया गया या कटाई कर ली गई, फसल की कटाई के पश्चात जो फ्रूट्स हैं उनकी कटाई के बाद परिपक्वन, और आप कह सकते हैं राइपनिंग, फलों का पकना, ये देखा जा सकता है। तो स्टोरेज में जब रखा जाता है तो वहाँ से आप ये देख सकते हैं, जैसे नींबू, ऑरेंज, बनाना, एप्पल, ऑरेंज, बनाना, एप्पल, टोमेटो, इन सबको आप ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स क्या किया जाता है, स्टोरेज में रखा जाता है, संग्रहण इनका किया जाता है, और वहाँ जो कमर्शियली यूज होने वाला
क्लोरोइथाइल फोस्फोनिक एसिड है इथेफोन। एनसीईआरटी ने लिखा है ये इथेफोन, ये यूज किया जाता है। इस इथेफोन का आप ध्यान रखें, व्यापारिक उपयोग है, इथेफोन का व्यापारिक उपयोग है क्लोरोइथाइल फोस्फोनिक एसिड। क्लोरोइथाइल फोस्फोनिक एसिड, फोस्फोनिक एसिड, ये स्टूडेंट्स इसका कमर्शियल यूज या व्यापारिक उपयोग है। तो पहला आप ये कह रहे हैं पोस्ट हार्वेस्टिंग, जो कटाई के बाद है, फलों के परिपक्वन में ये प्रयुक्त होता है। अब यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है क्लाइमेक्ट्रिक रेस्पिरेशन। फलों के परिपक्वन के दौरान ये जो इथाइलिन है, इसके अनुप्रयोग से इनके श्वसन की दर बढ़ जाती है। आप ये कह सकते हैं जो फ्रूट्स हैं, इन फ्रूट्स की जो सेल्स हैं, फ्रूट्स की क्या होगा, रेस्पिरेटरी रेट स्टूडेंट्स क्या होगी, बढ़ जाएगी। रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाती है और ये उच्च दर का जो श्वसन है, इसी को आप क्या कहते हैं, क्लाइमेक्ट्रिक रेस्पिरेशन या क्लाइमेक्ट्रिक श्वसन। ठीक है, क्लाइमेट्रिक रेस्पिरेशन और क्लाइमेट्रिक श्वसन इसको कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये रेस्पिरेशन में भी हमारे काम आता है। तो आप ध्यान रखें, इथाइलिन के अनुप्रयोग से आप फलों के परिपक्वन को बढ़ा सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं। स्पेसिफिकली पोस्ट हार्वेस्टिंग जो लिखा ना, जैसे कटाई के बाद स्टोरेज में लाकर रखकर भंडारण या संग्रहण करवाकर, भंडारण या आप कह सकते हैं जो संग्रहण में रखे हैं, इन संग्रहण में रखे गए फलों का, इनका क्या करवा सकते हैं हम, राइपनिंग इनकी करवा सकते हैं। और इसके लिए व्यापारिक उपयोग में लिया जाने वाला जो कमर्शियल प्रोडक्ट है वो है इथेफोन। क्लियर। इसके बाद पत्तियों की जीर्णता तथा विलगन का प्रेरण। तो दूसरा आप लिख सकते हैं प्रमोट सेनेसेंस एंड एब्सिशन ऑफ लीव्स। अब देखिए जो ऑक्सीन है वो आपने पढ़ा होगा, ऑक्सीन जो है वो अर्ली ड्रॉप को रोकता है, चाहे फ्रूट हो चाहे लीव्स हो, लेकिन ये एब्सिशन को प्रमोट करता है। तो ये विलगन को तो क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, बढ़ा रहा है और जीर्णता को जल्दी से ला रहा है, जीर्णता का प्रेरण ये करवा रहा है। अब यहाँ आपको जो है वो ही एंटागोनिस्टिक फॉर्म देखनी चाहिए। जैसे साइटोकाइनिन जो है वो, साइटोकाइनिन आप जानते हैं सेनेसेंस, वो क्या करवा देता है, डिले, सेनेसेंस में देरी करवा देता है। तो इस केस में तो ये एंटागोनिस्टिक हुआ। इथाइलिन किसका एंटागोनिस्टिक हुआ, साइटोकाइनिन का। एंटागोनिस्टिक क्या होता है ये पहले मैं आपको बता चुका हूं, प्रति हार्मोन हुआ। और एब्सिशन के केस में आप ये कह सकते हैं ये ऑक्सीन जो है, ये ऑक्सीन विलगन में देरी लाता है, विलगन में देरी स्टूडेंट्स ऑक्सीन ला देता है। जबकि यहां जो विलगन में देरी आ रही है उसको ये क्योर कर रहा है, ठीक कर रहा है। एब्सिशन के अनुप्रयोग से आप विलगन को जल्दी करवा सकते हैं, लीव्स का विलगन या एब्सिशन करवा सकते हैं। तो ओबियस है इस केस में ऑक्सीन विलगन में देरी ला रहा है और इथाइलिन प्रमोट कर रहा है। तो ये एंटागोनिस्टिक किसका हुआ, ऑक्सीन का। तो इसमें आपने एंटागोनिस्टिक इफेक्ट भी साथ साथ डिस्कस किए। उसके बाद तीसरा आप कह सकते हैं पाइनएप्पल आपको स्टूडेंट्स दे रखा है। पाइनएप्पल में फ्लोरिंग को ये इंड्यूस करता है, अनानास में पुष्पन। हालांकि वहाँ अगर आप देखें तो जो अनानास है उसमें ऑक्सीन भी पुष्पन करवाता है। और इसके साथ साथ आप कह सकते हैं समकालिता, होमोगेमी समकालिता, या इसको स्टूडेंट्स कहते हैं हम समकाल परिपक्वन, समकाल परिपक्वन पक्वता। ठीक है, होमोगेमी या समकालिता इसको कहते हैं।
तो होमोगेमी या समकालिता या समकाल परिपक्वन देखो स्टूडेंट्स क्या होगा, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो बेसिकली एक साथ मैच्योर होंगे, तो ये पाइनएप्पल में फ्लोरिंग को बढ़ा रहा है। इसके अलावा होमोगेमी और जो समकालिता है या समकाल परिपक्वन है उसको स्टूडेंट्स ये प्रमोट करता है, ठीक है। इसके अलावा आम जो है उसमें भी पुष्पन ये करवा देता है, मैंगो में भी आप ये कहेंगे फ्लोरिंग रेस्पॉन्स इंड्यूस करता है, मैंगो फ्लोरिंग रेस्पॉन्स इंड्यूस कर देता है, ठीक है। अगला फिर से एक बार देख लेते हैं, ट्रिपल रेस्पॉन्स। ट्रिपल रेस्पॉन्स वैसे आपने बायोएसे में डिस्कस किया था। देखिए सबसे पहले तो आप ये कह सकते हैं सीडलिंग जो है, डाइकोट सीडलिंग मतलब जो नवोद्भिद है उसमें हुक फॉर्मेशन, हुक फॉर्मेशन, ठीक है। दूसरा आप कह रहे हैं रेडियल स्वेलिंग ऑफ स्टेम, जो तने की मोटाई है उसमें वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। और ये वृद्धि, इसको सीधा सीधा सा मैं लिख देता हूं, ठीक है। और एक आप कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल ग्रोथ जो है, क्षैतिज वृद्धि, ये बढ़ जाएगी। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ये जो है वो स्टूडेंट्स बढ़ जाती है, ये इसका इम्पोर्टेंट इफेक्ट है जिसको हम ट्रिपल रेस्पॉन्स के नाम से भी जानते हैं, क्षैतिज वृद्धि जो है उसका बढ़ जाना, ठीक है। तो ये हुआ ट्रिपल रेस्पॉन्स, तने पर त्रिक प्रभाव, वहां आपने जो है ओवरऑल इसका ट्रिपल रेस्पॉन्स डिस्कस किया था। इसके अलावा ये मूल वृद्धि में भी प्रेरण करता है, मूल रोम वृद्धि कह दीजिए। 5 रूट्स जो हैं इनमें देखिए क्या है, रूट हेयर्स फॉर्मेशन जो है मूल रोम निर्माण की प्रक्रिया इसको प्रमोट करता है, प्रमोट रूट हेयर फॉर्मेशन, मूल रोम निर्माण का प्रेरण करता है, मूल रोम निर्माण प्रेरण, मूल रोम निर्माण प्रेरण स्टूडेंट्स ये लाता है, ये ध्यान रखें आप, ये ध्यान रखें। मूल रोम आपको पता है एपिडर्मल आउटग्रोथ होती है, अधिचर्मी अतिवृद्धि होती है, तो ये उसमें प्रेरण ला देता है, ठीक है। इसके अलावा इसका रिस्पॉन्स अगर आप देखें तो जो कुकुम्बर है, ध्यान रखें आप, कुकुरबिटेसी के जो प्लांट हैं, अगला मैं लिख रहा हूं 6 कुकुम्बर, खीरा आप ले लीजिए या कुकुरबिटेसी के जो प्लांट्स हैं वो आप ले सकते हैं। इनमें फीमेल फ्लावरिंग, मादा पुष्पन को ये प्रेरित करता है, फीमेल फ्लावरिंग जो है मादा पुष्पन को प्रेरित करता है थाइलिन। और देखिए इसमें सिर्फ जीन को स्टिमुलेट करने का इफेक्ट है, मैंने आपको ऑक्सिन के साथ भी बताया था, जहां पाइनएप्पल में फ्लावरिंग की बात वहां स्टूडेंट्स की जा रही थी, ठीक है। इसके अलावा कपास, चेरी और अखरोट आपको दे रखे हैं, पॉइंट नंबर 7, 7वां इफेक्ट में लिख रहा हूं, कपास, चेरी और अखरोट स्टूडेंट्स एनसीईआरटी में आपको दे रखा है, में विरलन मतलब इनको प्राप्त करने के लिए थिनिंग की जाती है, थिनिंग बोलते हैं इसको, थिनिंग ऑफ कॉटन, वॉलनट एंड चेरी, वॉलनट एंड चेरी, ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स फिजियोलॉजिकल इफेक्ट या इंपैक्ट इसका है। इसके अलावा देखो एक आपने पढ़ा था ऑक्सिन में कि जो मैलिक हाइड्रेजाइड है वो पोटैटो में, पोटैटो ट्यूबर्स जो हैं, पोटैटो ट्यूबर्स जो हैं
इनका अंकुरण मैलिक हाइड्रोजाइड रोकता है, जो ऑक्सीन का फॉर्म है, और ये पोटैटो ट्यूबर के अंकुरण को प्रेरित करता है। कौन करेगा प्रेरित अंकुरण को? इथाइलिन की बात मैं कर रहा हूं। ये अगला इफेक्ट हुआ, इफेक्ट नंबर 8, कि पोटैटो ट्यूबर के अंकुरण को ये प्रेरित कर देगा, जबकि ऑक्सीन उसके अंकुरण को रोकता है। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये क्या हुआ? ऑक्सीन के फॉर्म में वहां हमने पढ़ा था मैलिक हाइड्रोजाइड MH, मैंने आपको बताया था, ये ऑक्सीन का एंटागोनिस्टिक हुआ। ऑक्सीन एंटागोनिस्टिक, विपरीत प्रभाव किसका देखने को मिला आपको? ऑक्सीन का विपरीत प्रभाव यहां देखने को मिलता है। इसके अलावा जो पेटियोल है, पर्णव्रंथ है, यहां लिख देता हूं, कुछ स्पेस मेरे पास स्टूडेंट्स कम है, एक साथ हम डिस्कस कर सकें इसलिए मैं लिख रहा हूं। आप पढ़ रहे हैं इथाइलिन, और ये हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, ठीक है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स में अब देखिए अगला इफेक्ट नंबर 9, लीफ पेटियोल इलोंगेशन। पेटियोल इलोंगेशन या पर्णव्रंथ जो है उसका दीर्घीकरण ला देता है। जैसे ये पेटियोल है तो इसमें दीर्घीकरण स्टूडेंट्स ला देगा, जितना इसको बढ़ाएगा उतना ही आप ये कह सकते हैं, जैसे चावल में या राइस फील्ड में आप देख सकते हैं, तो ये पत्ते या पर्ण जो है उनको जल में डूबने से रोकता है, इनको ऊपर रखता है, ठीक है। लीव्स जो हैं, इन लीव्स को जल की सतह से ऊपर बनाए रखता है, सभी की सतह से ऊपर बनाए रखता है, क्योंकि पेटियोल में क्या करवाता रहता है? इलोंगेशन। अब पेटियोल में इलोंगेशन करवाता रहेगा तो जो लीफ है वो जल की सतह से ऊपर रहेंगी। कौन से प्लांट्स में? उन प्लांट्स में जहां स्पेसिफिकली वाटर में या वाटर लॉक्ड कंडीशन में प्लांट उगे हैं, अर्थात जल भराव वाली स्थिति में प्लांट जो हैं वो उगे हैं। और इसका एग्जाम्पल आपके पास है राइस, ठीक है। ये स्टूडेंट्स इसके इफेक्ट्स थे। तो अब देखिए फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स इथाइलिन के मैं यहां समराइज कर रहा हूं। आप ये कह रहे हैं इथाइलिन एक गैसियस पीजीआर है, गैसियस हार्मोन है, वॉलेटाइल हार्मोन इसको कहा जाता है। आप अगर पके हुए फलों के साथ अपरिपक्व फलों को रखेंगे तो कुछ टाइम बाद आपको देखने को मिलेगा कि जो अपरिपक्व फल हैं वो भी राइपन्ड हो जाएंगे, पके हुए फलों में रूपांतरित हो जाएंगे, क्योंकि गैसियस वॉलेटाइल हार्मोन इथाइलिन स्थानांतरित या ट्रांसफर हो गया है। तो यहां हम देखते हैं इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। सबसे पहली बात तो आप ये कह रहे हैं पोस्ट हार्वेस्टिंग मैच्योरेशन और राइपनिंग ये लाता है, अर्थात फलों को या फिर जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्टिविटी को प्राप्त करने के बाद, उत्पादकता को प्राप्त करने के बाद उसको संग्रहण में रखा जाता है, और संग्रहण में या स्टोरेज में इथोफेन, जिसका व्यापारिक उपयोग है, जो क्लोरोइथाइल फोस्फोनिक एसिड है, इसको यूज करके आप ऑरेंज, बनाना, एप्पल, टोमेटो, इन सबको क्या करते हैं? पका लेते हैं, इनको परिपक्वन में ले आते हैं, इनको राइपनिंग में ले आते हैं। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट और व्यापारिक स्तर पर, लार्ज स्केल पर होने वाला यूज है। दूसरा आपने कहा ये सेनेसेंस जीर्णता को प्रमोट करता है। देखिए साइटोकाइनिन जीर्णता को रोकता है। लीव्स की बात की जा रही है, पत्तियों की जीर्णता को ये साइटोकाइनिन जो है वो रोकता है और ये बढ़ाता है। तो ये साइटोकाइनिन का एंटागोनिस्टिक हो गया। और यहाँ विल्गन की बात की जा रही है। आप जानते हैं ऑक्सीन पर्ण के विल्गन को या जल्दी विल्गन को, अर्ली ड्रॉप को रोकता है, तो ये ऑक्सीन का एंटागोनिस्टिक हो गया। उसके बाद पाइनएप्पल में फ्लॉरिंग की बात की गई। अगला जो है वो रेस्पॉन्स आपके पास है कि ये पाइनएप्पल में क्या करवा देता है? फ्लॉरिंग रेस्पॉन्स ये लाता है। ये ऑक्सीन भी करवा रहा है, ध्यान रखें आप। फिर उसके बाद ट्रिपल रेस्पॉन्स, ये ध्यान रखें ट्रिपल रेस्पॉन्स हम यहाँ जो डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ स्टेम पे है, स्टेम एक्सिस पे। तो जो सीडलिंग होती है डाइकोट की, उसमें हुक फॉर्मेशन या हुक निर्माण एक एक्टिविटी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप कहते हैं अरीय रूप से वृद्धि इसमें हो जाती है, और इसके अलावा हॉरिजॉन्टल ग्रोथ या क्षैतिज वृद्धि वो करता है। ये हुआ ट्रिपल रेस्पॉन्स। फिर रूट्स में रूट हेयर्स के फॉर्मेशन को, मूल में जो मूल रोम जो हैं उनके निर्माण को ये प्रेरित करता है। मूल रोम निर्माण प्रेरण ये दर्शाता है।
सिक्स्थ वन अगर आप देखें तो आप ये देखेंगे कि जो खीरा है, कुकुम्बर है या कुकुरबिटेसी के जो प्लांट्स हैं उनमें फीमेल फ्लॉरिंग को इंड्यूस करता है, तो ओबियस है ये जीन को इंड्यूस करता है जिससे फीमेलनेस उसमें आ जाती है। अगला कपास, चेरी और अखरोट में विरलन थिनिंग, मतलब उनको ऑब्टेन करने के लिए आप ये कह सकते हैं, प्राप्त करने के लिए, प्रोडक्टिविटी प्राप्त करने के लिए थिनिंग प्रोसेस की जाती है। ये कॉटन, वॉलनट और चेरी में थिनिंग को बढ़ाता है। ठीक है, एट्थ वन आपने देखा, ये इधर मैंने लिखा पोटैटो ट्यूबर्स हुआ, उनके अंकुरण को प्रेरित करता है। इसके लिए अलावा जैसे स्टोरेज में रखा हुआ है मूंगफली है, ग्राउंडनट है, उन सबके अंकुरण को ये प्रेरित करता है। तो यहाँ पोटैटो ट्यूबर या आलू कंद के संबंध में मैंने आपसे डिस्कस किया मैलिक हाइड्रेजाइड, ये हमने ऑक्सिन के साथ पढ़ा था। तो इसकी ये जो एक्टिविटी है वो ऑक्सिन का क्या है, ऑक्सिन का एंटागोनिस्टिक इफेक्ट है। और उसके बाद फाइनली लास्ट आपने पढ़ा कि जो राइस या चावल है उसकी सीडलिंग में जो लीव्स होती हैं, उन लीव्स पत्तियों के पेटियोल को या पर्णवृंत को ये दीर्घीकृत करवा देता है, जिससे पत्तियां वाटर में डिप्ड कंडीशन में नहीं होती, और ये इस तरीके से लीव्स को जल की सतह के ऊपर बनाए रखता है, जो प्लांट की प्रोडक्टिविटी बनाने में सहायक है, क्योंकि पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स इस लेक्चर नंबर 98 में हमने जिब्रेलिक एसिड, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन को स्टडी किया। जो टाइम ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि मैटर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए हमने इसको लंबा रखा है। अब लास्ट एक लेक्चर में 99 आपसे डिस्कस करूँगा, जिसमें हमें फोटो पीरियडिज्म, प्रदीप्त कालिता जो फिनोमिनन है प्लांट्स का फ्लोरिंग प्रोसेस के लिए, और साथ में वर्नलाइजेशन या वसंतीकरण की जो प्रक्रिया है, इन दोनों का अध्ययन करना है। तो लेक्चर 99 में हम बात करेंगे फोटो पीरियडिज्म एंड वर्नलाइजेशन। एंजॉय द फिजियोलॉजी। थैंक यू।